दोस्तों, एक बुजुर्ग गरीब महिला अपने बेटे के साथ जाती है एक शोरूम में साड़ी खरीदने के लिए। वहां जाने के बाद वह एक साड़ी पसंद करती है और काउंटर में चली जाती है बिल पूछने के लिए। लेकिन काउंटर में जो व्यक्ति होता है दोनों को देखने के बाद भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ से साड़ी खरीदने की। अब जो महिला का बेटा होता है वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो वो करता है पूरे वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दरअसल जो महिला का बेटा होता है अपने थैले में से नोटों की गद्दी निकालता है और काउंटर पर रख लेता है। उसके बाद वो सिर्फ साड़ी नहीं खरीदता है बल्कि पूरा का पूरा वो शोरूम ही खरीद लेता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और रोचक है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है झारखंड के धनबाद जिले के एक गांव जिसका नाम होता है मोतीपुर। उसी गांव की कहानी है। उस गांव में एक राजेश नाम का लड़का रहा करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसके माता पिता थे। राजेश की जो माँ थी वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, उसी से अपने घर चलाया करती थी। राजेश का जो पिता था वो सारा दिन शराब में ही डूबा रहता था। उन लोगों की थोड़ी सी जमीन थी, उसी में वो खेती बाड़ी किया करता था। खेती बाड़ी की सीजन में नहीं तो सारा दिन सिर्फ शराब में ही डूबा रहा करता था। जब राजेश छोटा था उसकी माँ हमेशा राजेश को ताना दिया करती थी, तरह तरह की बातें कहा करती थी और कहा करती थी कि तुम भी जब बड़े हो जाओगे तो अपने पिता की तरह ही तुम भी अपनी ज़िंदगी गुजारना, कुछ काम वाम मत करना, घर की हालात देखो कैसी हो गई है। अब राजेश को अपनी माँ की बातों से बुरा तो लगता था, लेकिन वो यही सोचता था कि मेरे पापा की वजह से आज मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। पैसों की कमी की वजह से राजेश पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाता है। 4-5 क्लास पढ़ता है, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है क्योंकि घर में पैसे ही नहीं होते थे ज़्यादा। जो भी पैसे उसकी माँ कमाती थी उससे ढंग से वो खाना खर्चा भी नहीं चला पाती थी, तो वो राजेश को कहाँ से पढ़ाती। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। राजेश की उम्र लगभग 21 साल की हो जाती है। जब उसकी 21 साल की उम्र होती है तो राजेश भी सोचता है कि उसे कुछ काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत काम वगैरह करेगा तो माँ को घर में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसीलिए वो मजदूरी करना शुरू कर देता है। जब राजेश मजदूरी करना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके राजेश की माँ को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलने लगती है। अब धीरे धीरे करके घर का जो खाना खर्चा होता था वो अच्छे से चलने लगता है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। एक दिन की बात है कि राजेश के घर में एक इनविटेशन कार्ड आता है और वो कार्ड होता है राजेश की मौसी की बेटी का शादी का। अब जो राजेश था वो तो बहुत खुश होता है कि शादी में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा मौज मस्ती करेंगे। लेकिन अब परेशानी की बात ये थी कि राजेश की माँ के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी, नई साड़ी जो पहन के जा सकती थी शादी में। अब राजेश जब यह बात सुनता है तो परेशान हो जाता है। राजेश 2-3 दिन अच्छे से कंटिन्यू काम करता है, मजदूरी करता है। उसके बाद वो पैसा जमा करके अपनी माँ को कहता है कि माँ चलो मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी खरीद दूंगा। अपनी माँ को लेकर वो चला जाता है शहर के सबसे अच्छे और महंगे शोरूम में। लेकिन जैसे ही राजेश और उसकी माँ शोरूम के अंदर घुसते हैं, शोरूम का नज़ारा देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा शोरूम होता है। पहले तो वो लोग जाते हैं, एक अच्छी सी साड़ी पसंद करते हैं। उसके बाद दोनों चले आते हैं काउंटर में। काउंटर में जैसे ही आते हैं वहाँ पर जो काउंटर में आदमी होता है वो जब दोनों को देखते हैं तो उनका खून खौलने लगता है और तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। दोनों माँ बेटे की वहीं पर बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की औकात कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्योंकि दोनों का जो हुलिया था वो मटमैला कपड़ा पहने हुए थे। राजेश के पैरों में चप्पल भी नहीं था और राजेश की माँ की हालत भी कुछ वैसी ही थी। अब काउंटर में जो व्यक्ति थे वो कहते हैं कि तुम लोग रास्ते के साइड से ही कपड़े खरीदने के लायक के हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग यहाँ से कपड़े खरीदो। अब राजेश को वहाँ पर बहुत बुरा लगता है और जो साड़ी उसकी माँ पसंद की थी वो काफ़ी महंगी भी थी। उसके बाद राजेश एक 500 वाली सस्ती सी साड़ी लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल आता है
बाहर। दोनों माँ बेटा को बहुत बुरा लगता है। किसी तरह राजेश अपने आप को संभालता है और अपने घर चला आता है। घर आने के बाद अब जो राजेश की माँ थी उस साड़ी को चपेट कर अपने तकिए के नीचे रखती है। उस दिन राजेश की माँ बहुत खुश थी क्योंकि लाइफ में पहली बार राजेश अपनी माँ के लिए कुछ खरीदा था। उस रात राजेश की माँ वो ये नहीं सोचती है कि शोरूम में उनका इंसल्ट हुआ, बल्कि वो ये सोच रही थी कि ज़िंदगी में पहली बार उनके बेटे ने उनको कुछ गिफ्ट किया है। लेकिन जो राजेश था उस रात सारी रात राजेश को नींद नहीं आती है। उसकी आंखों में शोरूम वाली ही बातें बार बार आ रही थी। बार बार वो यही सोच रहा था कि आज मेरी गरीबी की वजह से मेरी माँ को यह दिन देखना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। राजेश की जो माँ थी वो रेडी होती है, वही वाली नई साड़ी पहनती है और राजेश के साथ अपने घर से निकलती है। जब वो अपने घर से निकलती है शादी में जाने के लिए, अब जो आस पड़ोस की कुछ महिलाएं थी राजेश की माँ को ताना देना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने ये इतनी सस्ती साड़ी कहाँ से खरीद ली, ये साड़ी तो हम इसे घर में भी नहीं पहनते हैं और तुम जा रही हो शादी में पहनकर, तुम्हारे पास कोई और दूसरा कपड़ा था नहीं जो ये साड़ी पहनकर जा रही हो, वहाँ जाओगी तो लोग तुम्हें तरह तरह की बातें कहेंगे। अब राजेश भी सामने था, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और आगे की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर जाता है मौसी के घर में, शादी अटेंड करता है। उसके बाद वो अपने घर चला आता है। घर आने के बाद अब जो राजेश था वो फैसला कर लेता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में वो तरक्की हासिल करेगा कि लोग उसकी तरक्की की कहानी सुनाएंगे, ना कि उसकी गरीबी पर मजाक बनाएंगे। अब जो राजेश था एक दिन अपनी माँ के पास बैठता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ अब बहुत हो गया, हमने बहुत ताने सुन लिए अपनी गरीबी की वजह से, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना ही पापा ने सोचा होगा। अब जो राजेश की माँ थी, राजेश की माँ राजेश से कहती है कि बेटा अब तुम ऐसा क्या करने वाले हो, तुम तो मजदूरी कर ही रहे हो जिससे घर का खर्चा अच्छा खासा चल रहा है, अब तुम्हारे मन में ऐसा क्या आ गया है। राजेश कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ शहर काम करने के लिए और वहाँ से मैं आपको हमेशा पैसा भेजा करूँगा हर महीने और धीरे धीरे करके देखना हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। राजेश अपनी माँ से झूठ कहता है और बोलता है कि मुझे शहर में 7,000 की नौकरी मिल गई है, हर महीने मुझे 7,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से कुछ पैसा मैं घर भेजा करूँगा और कुछ पैसा मैं अपने पास ही जमा करूँगा। अब 2-3 दिन के बाद ही राजेश निकल जाता है शहर के लिए। शहर में जब वो जाता है तो 2-3 दिन तक इधर उधर वो सिर्फ धक्के ही खाता रहता है, ना उसका रहने का ठिकाना था, ना खाने पीने का ठिकाना था। ठेले वाले दुकान के पास जाता है, शोरूम के पास जाता है, बड़े बड़े कपड़ों की दुकान में जाता है काम मांगने के लिए, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिलता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, इसी तरह से वो दर बदर की ठोकरें खाता है। अब इसी तरह से घूमते घूमते एक दिन राजेश एक टैक्सी स्टैंड के पास पहुंचता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि साइड में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए हैं। राजेश उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि साहब मुझे कुछ काम दे दीजिए, काम की सख्त ज़रूरत है। अब जो टैक्सी स्टैंड के पास जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें गाड़ी चलाना आता है, ड्राइविंग कर लेते हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी टैक्सी है और बहुत सारे मेरे पास ड्राइवर भी है, यही काम मैं सभी को देता हूँ। राजेश कहता है कि नहीं सर, मुझे तो गाड़ी चलाना नहीं आता है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं गाड़ी की साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँगा, जो भी काम कहेंगे मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, वैसे तुम करते क्या हो और देख के काफ़ी परेशान लग रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है। उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति थे पहले तो उसको बैठाता है, उसके बाद उससे सारी कहानी पूछता है। राजेश अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसके बाद अपने घर की सारी कंडीशन उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर बहुत हौसला और जुनून है, लाइफ में तुम बहुत तरक्की करोगे, कल से ही इस काम को तुम ज्वाइन कर लो। अब उसके अगले ही दिन से राजेश वहाँ पर सारे टैक्सी की साफ़ सफाई करने लगता है, चक्का वगैरह धोता, टैक्सी के अंदर की साफ़ सफाई करता। और उसके बाद जो टैक्सी वाले बुजुर्ग थे उनके पास कुछ ट्रक भी थी, वो सारे गाड़ी की साफ़ सफाई करता और दिन में खाना खाता या ना खाता, लेकिन रात को वो होटल में जाकर खाना खा लेता और उनका जो गैरेज था, गैरेज में ही नीचे फर्श पर कुछ बिछा के सो जाता।
अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। दिन में तो गाड़ी वगैरह साफ करता, लेकिन रात के वक्त जितने भी ड्राइवर थे, जब ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया करते थे तो राजेश बड़े ही ध्यान से देखता कि किस तरह से गाड़ी स्टार्ट होती है, किस तरह से ब्रेक लगाया जाता है, गियर लगाया जाता है, किस तरह से गाड़ी को हैंडल किया जाता है। धीरे धीरे करके वो यही सब देखता और 6 महीने के अंदर ही राजेश ड्राइविंग करना भी सीख जाता है। अब वो पूरी तरह से ड्राइवर बन चुका था। अब एक दिन वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, अब मैं ड्राइविंग करना सीख गया हूँ, मुझे भी एक टैक्सी दीजिए, मैं भी चलाऊंगा। और पहली बार उसे दिया जाता है टैक्सी चलाने के लिए। राजेश ड्राइविंग करता है और वो बहुत खुश होता है गाड़ी चलाकर। उसी दिन से वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। अब उसकी सैलरी हो गई थी 14,000 रुपये महीने की। 14,000 में से वो 4,000 हर महीने अपनी माँ को भेजता और बाकी जो पैसे बचते उसमें से वो बहुत कम खर्चा किया करता और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेविंग करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है। लगभग 1.5 साल हो जाता है राजेश को टैक्सी चलाते हुए। एक दिन की बात है कि वो अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक के सामने वो कुछ नोटों की बंडल रख देता है और कहता है कि मालिक, अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का एक टैक्सी निकालूं और खुद की टैक्सी चलाऊं। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति यह सुनते हैं तो उसको थपथपाने लगते हैं पीठ पर और कहते हैं कि बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अपनी गाड़ी खरीद लोगे। मेरी जितनी पहुंच है उसके हिसाब से मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और कुछ ही दिनों के बाद राजेश के लिए एक सेकेंड हैंड टैक्सी वो खरीद कर लाते हैं। राजेश अब खुद की टैक्सी को चलाने लगता है। इसी तरह से वक्त गुजरता है। दिन रात वो मेहनत करता, दिन रात गाड़ी चलाता। धीरे धीरे करके एक टैक्सी से 2 टैक्सी होती है, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह से लगभग 10-12 टैक्सी उसके पास हो जाता है। अब धीरे धीरे करके वो तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा था। जब टैक्सी से उसका मन भर जाता है कि अभी तो बहुत सारी टैक्सी हो गई है, उसके बाद उसका ध्यान जाता है ट्रक की तरफ। अब वो सबसे पहले एक ट्रक खरीदता है, उसको भी चलवाता है। धीरे धीरे करके लगभग उसके पास ट्रक भी 10-12 हो जाते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके राजेश के पास बहुत सारे ड्राइवर भी आ जाते हैं और धीरे धीरे करके खुद का एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना लेता है। अब जो राजेश की तरक्की थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन जो राजेश का पहनावा था, जो उसकी पर्सनालिटी थी, उसमें कोई सुधार नहीं आता है। जैसा वो गांव से शहर आया था, जिस लिबास में आया था, जिस एटीट्यूड के साथ आया था, तरक्की करने के बाद भी राजेश का वही एटीट्यूड था और वही उसका पहनावा था। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। राजेश अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया था। इतना बिजी हो गया था कि उसको घर जाने का भी टाइम नहीं मिल पाता था। एक दिन की बात है कि राजेश एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके शाम के वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी राजेश की नज़र पड़ जाती है उसकी माँ की फ़ोटो पर, और वो वही फ़ोटो थी जिसमें उसकी माँ वही साड़ी पहनी हुई थी जिस साड़ी को राजेश ने शोरूम से ख़रीदा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो पल को कभी भूल नहीं पाता है जिस दिन उसकी माँ की और उसकी बेइज्जती की थी शोरूम वाले में। हमेशा राजेश के दिमाग में वही बात गूंजती थी जो शोरूम के मालिक ने राजेश से कही थी कि तुम लोगों की औकात नहीं है इस शोरूम से कपड़े खरीदने की। यही सब वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा सोचा करता था और उस दिन वो ठान लेता है कि अब वक्त आ गया है गांव जाकर उस शोरूम वाले से बदला लेने का। अब धीरे धीरे करके अगला दिन निकल आता है। राजेश अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। जब वो पहली बार शहर आया था उसी दौरान उसे एक लड़के से मुलाकात हुई थी। तब से वो लड़का राजेश के साथ ही था। अपने दोस्त को फ़ोन करता है और राजेश उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन उस दिन जो राजेश का दोस्त था वो राजेश से पूछता है कि यार राजेश, जब तुम पहली बार शहर आए थे तो जो तुम्हारा पहनावा था वही पहनावा आज भी है। तुमने इतनी तरक्की कर ली है, इतने सारे ड्राइवर तुम्हारे अंडर में काम करते हैं, लेकिन तुमने अपना पहनावा क्यों नहीं चेंज किया? आज भी तुम इसी लिबास में क्यों रहते हो? तब राजेश कहता है कि एक बदला मुझे पूरा करना है, बस इसीलिए मैं इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हालांकि वो बदला मेरा पूरा हो भी जाएगा तो मेरी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद राजेश अपने दोस्त से कहता है कि तुम एक ट्रक लो और चले जाओ मेरे गांव, मैं आ रहा हूं पीछे से। अब जो उसका दोस्त था, जैसा राजेश कहता है, उसकी बातों को मान लेता है और एक ट्रक लेकर वो निकल जाता है राजेश के गांव।
उसके बाद राजेश भी अपने गांव के लिए निकलता है। जो कपड़ा पहनकर वो आया था शहर, वही कपड़ा पहनकर जाता है और जो एक थैला लिया था उसी थैले में जाता है। 5 साल के बाद राजेश अपने गांव जाता है। उसके गांव के जो लोग देखते हैं, सभी देखकर यही समझते हैं कि राजेश शायद शहर में मजदूरी ही कर रहा है। राजेश अपने घर जाता है, माँ बाप के आशीर्वाद लेता है, एक दिन अपने घर पे रुकता है। अब एक दिन राजेश अपने घर में गुजारता है। उसके अगले ही दिन राजेश अपनी माँ से कहता है कि माँ, चलो उसी शोरूम में जिस शोरूम से हमने साड़ी खरीदी थी और शोरूम के मालिक ने हमें बेइज्जत किया था। अब जो राजेश की माँ थी वो कहती है कि बेटा, उस बात को तो काफ़ी साल गुजर गए, मैं भूल चुकी हूँ उस बात को और तुम भी भूल जाओ। राजेश कहता है कि नहीं माँ, उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसकी बातों से मुझे इतना तकलीफ पहुँचा है। आपकी बेइज्जती हुई थी वहीं पर मेरे सामने और मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज वक्त आ गया है बदला लेने का। राजेश की माँ तैयार नहीं थी। राजेश अपनी माँ को जिद करता है, तब जाकर उसकी माँ राजेश के साथ जाती है और राजेश का लिबास बिल्कुल वैसा ही होता है जब वो कपड़ा पहनकर गया था। उसी शोरूम में फटा पुराना मटमैला कपड़ा, वही कपड़ा पहनता है और उसके साथ वही थैला होता है जिस थैला को अपने कंधे पर टांग के गया था। उसी शोरूम के अंदर जाता है। पहले तो कपड़ा चॉइस करता है अपनी माँ के लिए, एक साड़ी चॉइस करता है और लेकर आता है काउंटर में। बिल्कुल वैसा ही होता है उन दोनों के साथ जो कि पहली बार हुआ था। अब जो काउंटर पर व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों की औकात कैसे हुई इस शोरूम में घुसने की, जल्दी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है इस साड़ी को खरीदने की। तभी जो राजेश था वो आग बबूला हो जाता है। वो उससे कोई जवाब नहीं देता है बल्कि अपना थैला निकालता है और उसमें से नोटों की बंडल निकाल कर वहीं पर टेबल पर रख देता है। उसके बाद कहता है कि बताओ इस साड़ी की कीमत क्या है। अब जो आदमी होते हैं वो तो हक्का बक्का रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शोरूम में जितने भी कस्टमर थे, जितने भी स्टाफ थे, अब सभी वहाँ पर तमाशा देखने लगते हैं। अब जो काउंटर पर व्यक्ति था वो कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब जाकर राजेश कहता है कि किसी के कपड़ों को देखकर उसकी औकात का अंदाज़ा कभी मत लगाना। अभी मैं सिर्फ ये साड़ी खरीदने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारा जो शोरूम है इसका मैं कीमत लगाने आया हूँ। बताओ तुम्हारे शोरूम की कीमत क्या है, क्योंकि मैं इस शोरूम को खरीदने वाला हूँ। अब जो वहाँ के मालिक थे वो कहते हैं कि सर माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे इस तरह का बर्ताव किया। लेकिन राजेश कहता है कि तुम लोगों को अब यहाँ से जाना पड़ेगा, इस शोरूम का कीमत क्या है वो बताओ। उसके बाद राजेश अपने थैले से और नोटों की बंडल निकालता है और वहाँ पर रख देता है। अब उसी वक्त शोरूम का मालिक शोरूम को छोड़कर चला जाता है। राजेश पूरा शोरूम खरीद लेता है। अपनी ट्रक वो वहाँ पर बुलवाता है और शोरूम में जितने भी कपड़े रखे होते हैं सब उसी ट्रक में लदवाता है। उसके बाद सारे कपड़े को लेकर चला जाता है अपने गांव में। अपने गांव के जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं सभी में वो कपड़े बंटवा देता है। लेकिन जब राजेश के पिता खेतों से काम कर कर आते हैं और जब उसके बेटे की वाहवाही हो रही होती है, राजेश के पिता को बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग राजेश के पिता की तारीफ़ें करने लगते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, अपनी माँ की बेइज्जती का बदला उसने इस तरह से लिया कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसके कुछ ही घंटों के बाद यह न्यूज़ पूरे न्यूज़ चैनल में चलने लगती है, पेपर पे छप जाती है यह बात कि एक बेटे ने अपनी माँ की बेइज्जती का बदला शोरूम खरीद कर लिया। 2 दिन राजेश अपने गांव में रुकता है। उसके बाद वो अपने माँ बाप को लेकर चला जाता है शहर ले जाने के बाद एक आलीशान मकान के सामने अपनी गाड़ी रोकता है। अपने माता पिता को वहां पर उतारता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ बताओ ये घर कैसा है। राजेश की माँ कहती है कि बेटा ये घर तो बहुत अच्छा है। किसका है ये घर, तुम्हारे मालिक का है क्या? राजेश कहता है कि नहीं माँ, ये घर मेरे मालिक का नहीं है बल्कि इस घर की मालकिन आज से आप है। उस घर का चाबी देता है राजेश अपनी माँ को। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद से राजेश अपने माता पिता के साथ शहर में ही शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर रहने लगता है। तो दोस्तों ये रही राजेश की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।